हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग हो? आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गाइस, अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बियर्ड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी प्रैक्टिकल फाइल्स का थोड़ा थोड़ा जिस्ट डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे जो आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं और कई लोगों ने मुझे बताया कि पूछे भी गए हैं। और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके आंसर्स भी मैं बता दूं। देखिए गाइस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं डायरेक्टली टीचर आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे या एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको डेफिनेशन का मतलब पता है, अगर अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट का, तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। इसलिए डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। अभी मैं कोशिश करूँगी कि एक एक करके सारी फाइल्स मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दूँ ताकि आप सब लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाए अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कहीं पर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जो आपके मेन टॉपिक्स आते हैं, ये मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सेल्फ मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने बारे में क्या जानते हैं। सेल्फ एस्टीम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, लोकस ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ का क्या मतलब है? सेल्फ मतलब हम खुद हमारा कॉन्सेप्ट मतलब कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे होते धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसकी जो अपने खुद को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो भी चेंज होती रहती है। पहले हमें अब सिर्फ अपने फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होता है कि हम ऐसे हैं, हमारे आइज़ का कलर ऐसा है, हम टॉल हैं, हम फैट हैं, हम थिन हैं। तो धीरे धीरे एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है। सेल्फ कंसेप्ट इज द इमेज दैट वी हैव ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट इज अ जनरल टर्म यूज टू रेफर टू हाउ समवन थिंक्स अबाउट, evaluates or perceives themselves. To be aware of oneself is to have a concept of oneself. अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो आपको खुद का कंसेप्ट पता है। यू आर अवेयर ऑफ वन सेल्फ, वन इज अवेयर ऑफ वन सेल्फ इज टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ठीक है। सिंपल सी बात है, थोड़ा ब्रॉड टर्म है ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। अब अगर कोई सेल्फ कंसेप्ट आपसे पूछे तो इसके भी डिस्क्राइब करने के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आपको अपने बारे में आप फिजिकली डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकेंड है सोशल रोल्स, कि सोसाइटी में आप क्या रोल प्ले करते हो। वी are all social beings whose behavior is shaped to some extent by the roles we play. Such roles as student, housewife, member of the football team not only help others to recognize us but also help us to know what is expected of us in various situations. ठीक है। हमारा सोसाइटी में हमारा क्या रोल है। सोशल रोल्स हो गए। पर्सनल ट्रेट्स, दीज आर द थर्ड डायमेंशंस ऑफ आवर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आई एम इम्पल्सिव, आई एम जेनरस, आई टेंड टू वरी अ लॉट। ठीक है। पर्सनल ट्रेट्स थोड़ा अपने अंदर और डीपली आप जानने लगे अपने आप को। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट वंस। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वंस हो गया। दीज कैन रेंज फ्रॉम आई एम अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स टू आई एम अ ह्यूमन बीइंग टू आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया जब आप बहुत डीप थिंकिंग करने लगते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, जो चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में हैं, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, दैट वी ऑल आर द चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, वी आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड। हम सारे इस धरती पे एक मकसद के लिए हैं, हम इस धरती की संतान हैं, एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। तो वो थोड़ा सा हाई लेवल का आपका सेल्फ कंसेप्ट का आइडिया हो गया। ठीक है। दैट इज़ द अब्स्ट्रैक्ट वन। ये चार आपके स्टेटमेंट्स हो गए। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ना आइडिया होना चाहिए कि आप यू नेवर नो क्वेश्चन आप किस तरह से आ जाएगा। तो अगर आपको चीज़ों का, टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू अ पर्सन्स ओवरऑल सेंस ऑफ हिज और हर वैल्यू और वर्थ। सेल्फ एस्टीम इज एन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ देयर ओन वर्थ। देखिए, मैं डिफरेंट आपके लिए डेफिनेशन लेके आती हूँ कि कोई तो आपको क्लिक करेगी।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं ताकि हमें वो स्ट्राइक कर जाए। इन अदर वर्ड्स, हाउ मच यू अप्रिशिएट एंड लाइक योर सेल्फ। ठीक है, इट इज़ द पॉजिटिव और द नेगेटिव एवोल्यूशंस ऑफ द सेल्फ एज इन हाउ वी फील अबाउट इट। ठीक है, हम अपने आप को कहाँ जज करते हैं, अपना आकलन कैसे करते हैं, अपने आप को एवेल्यूएट कैसे करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी वर्थ क्या है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, हम कितना खुद से प्यार करते हैं। या फिर बहुत से डिप्रेस लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम खुद को नफ़रत करते हैं, खुद से वो बहुत ही नेगेटिव स्टेट में हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। वो हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम ये हो गया आपका। उसके बाद है पर्सनैलिटी। Personality is the characteristic patterns of thoughts, feelings and behavior that make a person unique. ठीक है, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। हर एक इंसान का चलने का, बात करने का, देखने का, सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। ठीक है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारा देखने का नज़रिया, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार करने का नज़रिया, हमारे चीज़ों को टैकल करने का नज़रिया, तो वो हमारी पर्सनैलिटी के अंडर में आता है। Many approaches have been taken on to study personality, including biological, cognitive, learning and trait-based theories. पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी सारी थ्योरीज पे भी स्टडी हुई है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं ना, तो ये सारी थ्योरीज को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने बनाई होगी तो आपको पता होगा कि पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारे बायोलॉजिकल, हमारे हेरिडिटी पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, हम उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग किस तरह के हैं, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब इस पे बात करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट कवर्स एक्टिविटीज़ दैट इम्प्रूव अवेयरनेस एंड आइडेंटिटी, डेवलप टैलेंट्स एंड पोटेंशियल, build human capital and facilitate employability, enhance the quality of life and contribute to the realization of dreams and aspiration. ठीक है, अगर हम डीप में जाके देखें तो ये भी काफ़ी ब्रॉड टर्म है कि हम खुद को कहाँ पे आकलन करते हैं, हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरीके से अपने स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरीके से जीने के लिए उस पर वर्क कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, उसको अचीव करने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, वो हमारा सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर में आएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं कि किस तरह के हम काम कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूविंग सेल्फ नॉलेज, इम्प्रूविंग स्किल्स और लर्निंग न्यू वंस, बिल्डिंग और रिन्यूइंग आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, डेवलपिंग स्ट्रेंथ और टैलेंट्स, इम्प्रूविंग करियर। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें खुद की नॉलेज होगी, खुद के बारे में अगर हमें पता होगा, अपने हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, हमारी वीकनेस कहाँ पर है, हम अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एज अ टीचर अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो वही काम आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको वाइवा के लिए बताए थे कि आप, हो सकता है टीचर आपसे पूछ ले आप बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, तो आप यही सब काम करेंगे। आप बच्चों को रियलाइज़ कराएंगे कि कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उनकी वीकनेस है, कहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करने के लिए, और कहाँ पे वर्क कर सकते हैं अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, कौन से नए वो स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस करियर में वो जाएं जहाँ पर वो एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये आगे जाके बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये हुई कुछ सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम बात करते हैं। इसमें बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल लाइफ स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जो है ये मेरे मायने में सबसे बेहतर स्किल है। आज की डेट में अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो वो किसी भी जॉब में एक्सेल कर लेगा, चाहे आपका किसी भी टाइप का जॉब हो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, आपके क्लाइंट्स के साथ कैसा व्यवहार है, आप चाहे बैकएंड में भी काम कर रहे हो,
पीयर ग्रुप में आपका किस तरह का व्यवहार है, आपके बॉस के साथ, आपके कुलीग्स के साथ आपका किस तरह का व्यवहार है, ये बहुत मैटर करता है आज की डेट में। कम्युनिकेशन स्किल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेते हैं आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। लर्न द बेसिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बात करते हैं, ठीक है। आप अपने जेस्चर को, अपने पोस्चर को बिल्कुल ठीक रखिए, किस तरह से कहाँ पर कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करने हैं, कैसा पोस्चर देना है, वो सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लर्न टू लिसन, ये नहीं कि आप सिर्फ बोलते रहें, सामने वाले को सुनना भी ज़रूरी है। सिंप्लीफाई एंड स्टे ऑन मैसेज, एंगेज योर लिसनर्स और रीडर्स, मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप अपने स्टूडेंट्स में भी एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन बताए थे उन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा समझ में आ जाता है, आप आराम से उन क्वेश्चन के आंसर्स टैकल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट रेफर्स टू हाउ स्ट्रांगली पीपल बिलीव दे हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका खुद पे कितना कंट्रोल है, ठीक है। कई लोग होते हैं कि छोटी सी बात में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अपने टेम्पर पे ही वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ का कुछ कर देते हैं और जब टेम्पर ठंडा होता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि एंग्जाइटी इतनी हो जाती है, हैप्पीनेस इतनी हो जाती है, एंग्जाइटी में आके वो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, उनको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो कंट्रोल होना अपने इमोशंस पे बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अपनी लाइफ में अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दो तरह के होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर स्टूडेंट का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो एक स्टूडेंट होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, वो देखेगा कि क्यों मार्क्स कम आए, क्या मैंने कहाँ पर मेरी कमी थी, कहाँ पर मेरे पढ़ने में कमी थी, मेरी स्ट्रेटजी में कमी थी, किस चीज़ में कमी थी, वो रूट कॉज में जाएगा। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है कि आप बाहरी चीज़ों को देखेंगे कि टीचर बायस था, उसने मुझे जान के कम नंबर दिए, सामने वाले को ज़्यादा नंबर दिए, या फिर पेपर बनाने वाले ने ही गलती की, उसने बकवास पेपर बना दिया। मतलब फालतू की चीज़ों पे उनका ध्यान रहेगा। जो मेन फोकस है कि आप में कहाँ कमी थी, वो आप कभी नहीं देखोगे, वो हो जाएगा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज़ों को देखोगे, बाहरी चीज़ों में फोकस करोगे तो आपका ज़िंदगी में कभी सोल्यूशन आएगा नहीं। कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप इंटरनल अपने आप को देखो कि आप किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशंस हमेशा आपके अंदर ही रहते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज़ योर बॉडीज रिएक्शन टू अ चैलेंज और डिमांड। स्ट्रेस क्या है? आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है लाइफ में। कभी भी कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई डिमांड आती है, कुछ भी इश्यूज आते हैं, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो होता है स्ट्रेस। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड। कोई कोई सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जब हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, तो वो हो जाता है स्ट्रेस हमारा। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव। अगर कुछ हद तक जो स्ट्रेस होता है ना, वो अच्छा होता है, कुछ हद तक जो होता है, क्योंकि वो आपको लाइफ में फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। लेकिन अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो आप पे हावी हो जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति के ऊपर हावी हो जाता है, आप कुछ सोच ही नहीं सकते, वो स्ट्रेस में ही आप डूबे जा रहे हो, तो दैट कैन हार्म योर हेल्थ, दैट कैन सीरियसली हार्म योर हेल्थ, ठीक है। तो स्ट्रेस को अपने पर हावी मत होने दो कभी भी, जस्ट फॉरगेट इट। कुछ सिचुएशंस होती हैं, उनको आप जस्ट लीव इट एज दे आर, क्योंकि वक्त के साथ हर स्ट्रेस चला जाता है। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 30 साल से 1 साल के थे तब से 30 साल तक वो स्ट्रेस चला आ रहा है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस आता है लाइफ में, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो उनको छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप चला जाएगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम को आप छोड़ दो। लाइफ में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, आपको उसको ढूंढना है, उस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया, कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस पर सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव, असर्ट योर फीलिंग्स, ओपिनियंस और बिलीव्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्री, डिफेंसिव और पैसिव।
कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, एग्रेसिव की जगह असर्टिव होना सीखें। मतलब अपनी बात को आप तरीके से बोलिए, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, प्रूफ्स के साथ बोलिए, बट ये नहीं कि आप सामने वाले पे घोड़ा लेके सवार हो जाएं। आराम से बात कीजिए, हर प्रॉब्लम का सलूशन बातचीत से निकल सकता है। लर्न एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ट्राई मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। योगा, मेडिटेशन इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर आप उनको अपनाएं, देखने में नहीं, अगर आप उनको अपनाएंगे अपनी लाइफ में, आप धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे। मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप स्ट्रेस में हैं, meditation can really help you out. Exercise regularly, your body can fight stress better when it is fit. Eat healthy, well balanced meals. Learn to manage your time more effectively. और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए मैंने जो आपको मेन पॉइंट्स दिए ना, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। तो इसलिए मैंने आपको मेन टॉपिक्स बताए हैं और कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। प्रैक्टिकल फाइल अगर आप बना रहे हैं उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किन किन पॉइंट्स को लेकर एलोबरेट करना है। इन पॉइंट्स को अगर आप एलोबरेट करने लगेंगे तो आप चाहे तो कितने ही पेजेस भर दीजिए, उसका कोई अंत नहीं है। आप गूगल करेंगे, गूगल पे तो दुनिया भर का मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, मेडिटेट, रीच आउट, सोशल इंटरेक्शन, योगा। रिलैक्सेशन करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप बात कीजिए, खुल के आप बात कीजिए जिससे भी आप बात करना चाहते हैं। रीच आउट का मतलब है जिससे भी आप बात कर सकते हैं, जिससे भी आप खुल के बात कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू रीच आउट, जस्ट लेट योर इमोशंस टू कम आउट, ठीक है। अपने स्ट्रेस से बाहर निकलिए। अपने स्ट्रेस को आप बाहर निकालेंगे तो अपने आप आपकी प्रॉब्लम्स बाहर आ जाएंगी। योगा, मेडिटेशन, सोशल, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इजी से पॉइंट्स हैं। इनको मुझे नहीं लगता इतना आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, आप लोग खुद काफ़ी समझदार हैं। तो एक बार आपको मेरा मेन आइडिया यही था कि मैं आपको डिटेल में एक बार बता दूं। मैं कोशिश करूंगी आने वाले कुछ टाइम में बाकी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स भी मैं आपको एक एक करके थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दूं, ताकि जो मेन आपके जो कंसेप्ट्स हैं ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तो डिटेल में आप कुछ भी कितना भी बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए आप उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, अगर आपकी मेन आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है ना, पर्सनालिटी क्या होता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। अगर आपको मेन चीज़ें पता होंगी, मेन पॉइंट्स पता होंगे, तो आप उनको किसी भी तरह से एलाबरेट करके लिख सकते हैं। और अगर आपने पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं ना, तो टीचर इतना डीपली पढ़ता भी नहीं है। उसको अगर दिख रहा है कि सामने आपने इतना पॉइंट्स एकदम से सही करेक्ट दिखे हैं, तो बस समझ लो कि आपके मार्क्स फुल है ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। जल्दी मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए यार, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जल्दी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।